अलबेलो राजस्थान ये कार्यक्रम आप सभी का लोकप्रिय कार्यक्रम है और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान 7 वार 9 त्योहार की संस्कृति वाला प्रदेश है, उत्सव धर्मी को संस्कृति को जीने वाला प्रदेश। अलबेलो राजस्थान में ये प्रयास रहता है कि हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएं जिन्होंने बहुत कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन में किया है और कुछ ऐसा किया है जो दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला होता है। एक उपनिषद की कथा आपसे साझा कर रहा हूँ इस कार्यक्रम में। कथा इस तरह से है कि गुरु के पास शिष्य पहुँचता है, पूछता है कुछ अलबेली बात बताइए, कुछ अनूठी बात बताइए। गुरु शिष्य से कहते हैं कि फल तोड़ो पेड़ का, पेड़ के नीचे बैठे होते हैं गुरु। शिष्य फल तोड़ता है, गुरु कहते हैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। शिष्य फल के टुकड़े टुकड़े कर देता है, राई की तरह बीज उसमें से बिखर जाते हैं। फिर से गुरु कहता है इसको और तोड़ दो, और तोड़ देता है। पूछते हैं क्या बचा, बोले कुछ भी नहीं बचा। तमाम संभावनाएं जो कुछ भी नहीं बची है उसमें से निकलती है, उसी से पेड़ वटवृक्ष के रूप में सामने आता है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर पृथ्वी ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं में बहुत सारी संभावनाओं की तलाश निरंतर करते रहे हैं और बहुत कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान को अपनी प्रशासकीय सुदृढ़ता, प्रशासन के प्रबंधन से आप देते रहे। डॉक्टर पृथ्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अलबेलो राजस्थान के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद यश जी, और पूरे राजस्थान को मेरा प्रणाम और इस कार्यक्रम की भी शुभकामनाएं दूरदर्शन को। अलबेलो राजस्थान में डॉक्टर पृथ्वी से संवाद का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि डॉक्टर पृथ्वी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, बहुआयामी प्रतिभा से युक्त हैं आप MBBS हैं और MBBS होने के साथ साथ देश के पहले कोस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर एक्सपर्ट के रूप में आपको जाना जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए निरंतर महत्वपूर्ण प्रयास भी आपने किए और बहुत सारे नए आयाम भी आपने हेल्थ सेक्टर में किए हैं। इसके साथ साथ केवल हेल्थ सेक्टर ही नहीं, अपने प्रशासकीय कौशल से वित्तीय प्रबंधन को कैसे सुदृढ़ किया जाए उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस सब के साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि पर्यटन से जुड़ी जो राजस्थान की संस्कृति है उसमें फूड हेरिटेज महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फूड हेरिटेज में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर पृथ्वी का रहा है। डॉक्टर पृथ्वी जी, मैं बहुत सारी बातें आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो इस रूप में आपसे रूबरू होना चाहते हैं कि आपने बहुआयामी क्षेत्रों में काम किया है। कैसे यात्रा प्रारंभ हुई आपकी कि MBBS होने के बाद आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में कैसे आपका आना हुआ? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, जोधपुर में मेरा जन्म हुआ जी। तो स्कूलिंग वगैरह सब ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ जनरली प्राइमरी स्कूल में 2 ही टीचर हुआ करते थे 250 बच्चों पे, तो वहाँ से शुरू करके MBBS मैंने जोधपुर मेडिकल कॉलेज से की। और कॉलेज के दौरान ही ये ख्याल आया कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए ताकि हम रूरल एरिया को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकें और ग्रामीण किसानों की बात को उच्च स्तर पे लाया जा सके, उसको इम्प्लीमेंट कैसा कराए। तो इसी सोच के साथ मैंने MBBS के साथ ही ये तैयारी शुरू कर दी थी और फिर तत्पश्चात मैं दिल्ली भी गया पढ़ने के लिए और फाइनली मेरा सेलेक्ट होकर के जो ऑल इंडिया मेरा 19th रैंक था राजस्थान में, मुझे फिर राजस्थान होम कार्डर मिला था। ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की बेहतरी के लिए आपने प्रशासनिक सेवा को चुना खासतौर से जो है, तो जो रूरल क्षेत्र से बच्चे जो आते हैं और बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, जब शहर में व्यक्ति आता है गांव से, तो है आप क्या बताना चाहेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने के लिए किस तरह की तैयारी जो है आवश्यक होती है? मेरे ख्याल से स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही थी, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यामि वरानि बोधत, अराइज अवेक एंड स्ट्राइव टिल यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। सो इफ़ यू डिटरमाइन यूनिडायरेक्शनल एफर्ट, एक दिशा में आप प्रयास करते हैं, तो मैं समझता हूँ अगेन आई विल रिकॉल स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू थिंक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यू विल बी, इफ़ यू थिंक वीक वीक यू विल बी, इफ़ यू थिंक योर सेल्फ प्योर प्योर यू विल बी, इफ़ यू थिंक इम्प्योर इम्प्योर यू विल बी। सो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप दृढ़ निश्चय करेंगे, वैसा आप निश्चय ही पालेंगे जी। उसी तरह से आप एक हिंदी का जो आपको याद होगा कि खमखोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पावकड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में। सो इफ़ यू डिसाइड एंड इफ़ यू डिटरमाइन राइट फ्रॉम द डे वन एंड आप उस पर लगे रहे हो, सतत प्रयास करते रहे, लंबे समय तक टिके रहते हो, तो मैं समझता हूँ कोई भी सफलता या कोई भी मंजिल ऐसी दूर नहीं है जो आपके कदमों में नहीं होगी। तो क्षेत्र ग्रामीण हो शहरी हो, फॉर्मूला सबके लिए एक ही है।
डॉक्टर पृथ्वी जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें और भी जहन में कौंध रही है कि जब कोविड का जो विकट दौर आया था उस समय एक रिसर्च पेपर आपका जो प्रकाशित हुआ था, इंटरनेशनल जर्नल में आपका प्रकाशित हुआ था, और ख़ास तौर से उसमें आपने इस बात को मेंशन किया था कि किस तरह से कोविड का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जाए, और उस पर काफ़ी कुछ काम भी बाद में हुआ था। तो ये जो हेल्थ सेक्टर जो है उसमें आपने बहुत सारे जो नए नवाचार जो आपने किए थे उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने हेल्थ एजुकेशन सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि हेल्थ में मैंने पूरा सफ़र देखा। मैंने मेडिकल MBBS किया, उसके बाद मैंने मेडिकल अफसर भी काम किया बाड़मेर और जैसलमेर में जी, और उसके पश्चात में सर्विसेज में आ गए तो एज ए कलेक्टर, देन स्पेशल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, देन सेक्रेटरी हेल्थ, और उससे पहले बीच में मैं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो US में है बाल्टीमोर सिटी में, वहाँ हेल्थ का जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ से मैंने मास्टर्स इन हेल्थ भी किया। सो आई हैव ए कंप्लीट 360 डिग्री पर्सपेक्टिव अबाउट हेल्थ केयर और हेल्थ सेक्टर में स्वास्थ्य के संदर्भ में कैसे हो। तो बहुत सारे इनोवेशन शुरू में मैंने करे, फाइनेंस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी, हेल्थ में भी रहते और उससे पहले भी। तो तब भी जो हर ज़िले में जो मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने का विचार है, मैं आपको रिकॉल कराऊंगा 2011-12 में जब निःशुल्क दवा योजना चल रही थी, मैंने तब से एडवोकेट कर रहा हूँ कि जो अवेलेबिलिटी डॉक्टर्स की, सप्लाई साइड मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, कि डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी जो स्टाफ, करीब 150 तरह के काडर होते हैं, टेक्नीशियन और कई तरह के, उनका सप्लाई इम्प्रूव नहीं होएगा तो हम इसको जो है, जो बड़ा जो बॉटलनेक रहेगा ये, और हम स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता की नहीं दे पाएंगे। तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट का स्टडी मैंने US में भी किया, उसी के ऊपर मैंने पेपर भी पब्लिश किया, और एक राजस्थान के लिए स्पेसिफिक पेपर, ओनली पेपर है जो भी किया मैंने। तो कंक्लूजन उसमें ये निकलता है कि नॉट ओनली सप्लाई ऑफ डॉक्टर्स, सप्लाई ऑफ बाकी जो स्टाफ है, नर्सिंग, पैरामेडिकल, टेक्नीशियन, सभी का सप्लाई इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी को देखते हुए फिर मैंने पिछली सरकार में ये हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की घोषणा कराई थी। जी जी। और उसका परिणाम ये है कि जब मैं MBBS में था तो एक साल में 600 स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते थे, और अब जो एडमिशन है 6000 से ऊपर पहुंच गया प्राइवेट मिला करके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2015 में जब मैं मेडिकल एजुकेशन में था, कैसे हम हेल्थ को फाइनेंस करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट और मेडिकल कॉलेज कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास वित्तीय संसाधन जो है सीमित होते हैं, तो मैक्सिमम कैसे यूज़ किया जाए। तो तब हमने ये इनोवेट किया था क्रॉस सब्सिडाइजेशन इन मेडिकल एजुकेशन। तो क्रॉस सब्सिडाइजेशन में हमने ये कहा कि 50% सीट्स है वो जो है पेड टाइप होगी, और बाकी 50% सीट है जो गवर्नमेंट फीस पे होगी। तो गवर्नमेंट फीस तो साल की 18-20 हज़ार भी नहीं है अभी भी, पहले तो और भी कम थी। और पेड में भी 2 कैटेगरी है, 15% सीट्स मैनेजमेंट की है जिसमें $1 लाख देते हैं वो, और बाकी 35% सीट्स है जो सालाना 7-8 लाख रुपए देते हैं। तो जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तुलना में 30% भी, 1/3 भी नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है कि आज ये कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज अगर 100-150 बच्चों का है, 5 साल बाद उसका करीब 50 करोड़ का इनकम इस ट्यूशन फीस से उससे आता है। और ये जो 50% बच्चे अगर हम उनको यहाँ नहीं देते पेड फीस में एडमिशन, तो ये यूक्रेन जा रहे होते हैं, रशिया जा रहे होते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट जो साधन संपन्न है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई। ये जो प्रतिभाशाली है बच्चे जो नंबर ला सकते हैं, जो गरीब है अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं, उसकी फीस को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहे हैं। सो एक बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि हमारे छोटे ज़िले करौली, दौसा, जैसलमेर, धौलपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इन जैसे ज़िलों में, चूरू, इन जैसे ज़िलों में टर्सरी केयर की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई, जो तृतीय स्तर की होती है। जो आप जब कहते हैं ना कि एक्सीडेंट और दुर्घटना के बाद जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। अगर 1 घंटे के अंदर हम उस हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं मरीज को, तो उसकी बचने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और नहीं पहुंचते 1 घंटे में तो मोर्टलिटी की रेट है जो 70-80% तक पहुँच। अच्छा डॉक्टर पृथ्वी जी, एक बात और बताइए, जब आप ये बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में कौन रहा है कि ये जो अलग अलग कॉलेज खोले उससे एक बेनिफिट तो ये भी हुआ कि बाहर जो लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए मेडिकल की जो है, उनको अपने स्टेट में जो है सीट मिल जाती है, और डिमांड और अपन जो मांग और जो पूर्ति की जो बात करते हैं उसमें भी एक खाई को जो पाटा जा सकता है इसमें जो है। मैं एक बात और जानता हूँ कि आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पाली जिला कलेक्टर रहे हैं, और प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर, और बीकानेर जैसे बड़े शहर में भी आप जिला कलेक्टर के रूप में आपने सेवाएं दी है। पाली में अपना खेत अपना खाता एक बड़ा कैंपेन आपके टाइम में नवाचार किया गया था, तो वो जो किया गया था उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हम ये देखें कि जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, कलेक्टर, SDM, तहसीलदार, पटवारी तक, बड़ा इशू जो हमारे है
रेवेन्यू के बहुत बड़े इशू होते हैं और उस वजह से पुलिस केस भी होते हैं जो एक बड़ा प्रोपोर्शन उसी में से निकल के आता है जी। ज़मीनों के बंटवारे को, खेत के बंटवारे को लेकर के। तो मैं जब प्रतापगढ़ का फर्स्ट कलेक्टर था तो मेरे पास कुछ भी नहीं थे, तो वहाँ मैंने इनोवेट किया था। वहाँ 5-7 हज़ार खेत खातों के बंटवारे हमने कराए थे और बीकानेर पाली में रहते हुए फिर मैं 13-14 हज़ार बंटवारे एक 8-10 महीने के पीरियड में कराए। इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट किया कि एप्लीकेशन उसी 2 पेज के फॉर्म में लेंगे, उसी पे पटवारी लिखेगा कमेंट, उसी पे तहसीलदार लिखेगा, उसी पे और एसडीओ फैसला यस करके, और ज़मीन का तरमीम करना है, बंटवारा करना है, विभाजन करना है। जो 188 के, 88 के और 54-53 के जो प्रकरण होते हैं जो एसडीओ कोर्ट के, तो वो वही 2 दिन में समाप्त हो जाए। तो 3 दिन पहले हम एक टीम भेजते थे पटवारी और उसको कि भाई आप जाओ, बैठो उनके साथ, कोर्ट केस है तो भी ट्रांसफ़र कर दो, उसको करो। सेकंड डे तहसीलदार को भेजते, थर्ड डे शाम को मैं स्वयं जाता था 4-5 बजे बाद ऑफिस ख़त्म करके, फिर मैं वहाँ जाता था, उनके साथ बैठ के एक कैम्प में 200, 300, 400 तक प्रकरण हम निपटाते थे। और फिर वहाँ बैठ के शाम की लोगों से बातचीत करके और कई बार छोटा मोटा खाना भी उनके गांव में खाते थे। क्या प्रभाव आप क्या सोचते हैं, कितना किस रूप में किसानों को उसका लाभ मिला? मुझे लगता है उसको 13,000 बंटवारे एक साथ 8-10 महीने में करना बड़ा नंबर होता है। एसडीओ कोर्ट में काफ़ी बर्डन कम हो गया और लोगों को अपने हाथ में कागज़ आ जाते हैं, तो उसके बाद उनको कनेक्शन लेने में, ऋण लेने में, ट्रांसफ़र करने में बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। अच्छा, आपने किसान मेले भी जब सेक्रेटरी आप एग्रीकल्चर रहे, जब आपने खास तौर से करवाए थे, तो ये जो मेले जो आयोजित होते हैं, एक पारंपरिक रूप में तो माना जाता है कि मेले आयोजित हुए हैं, उससे क्या बेनिफिट मिल सकता है? मेले जो सरकार जो बड़े स्तर पे करती है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसको बेसिकली मेला नहीं कहकर इसको कनेक्टिंग दी फार्मर्स टू दी न्यू टेक्नोलॉजी एंड व्हाट आर द डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर। जैसे जो बड़ी प्रदर्शनी लगती है उसमें किस किस तरह के हार्वेस्टर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स वो है, क्या क्या है जो, और एग्रीकल्चर में फाइनेंसिंग के, एग्रीकल्चर में वेयर हाउसिंग के, स्टोरेज के टेक्नोलॉजी क्या है, कौन सप्लायर है, तो वो एक सीधा कनेक्ट होने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। दूसरा, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज क्या है, चाहे ड्रिप इरिगेशन से लेकर स्प्रिंकलर से लेकर के वो। और तीसरा जो इसका कंपोनेंट होता है, सरकार क्या क्या स्कीम्स देती है। हालांकि काफ़ी लोगों को अवेयर रहते हैं, बट फिर भी डायरेक्ट कनेक्ट का एक मौका मिलता है। और इन सब चीज़ों के साथ जब किसान छोटी जगहों से आता है, वो बड़ी संख्या में आता है, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करता है। तो मैं समझता हूँ उनको जोड़ना एक अच्छा काम है। अच्छा डॉक्टर प्रसाद जी, एक बात और बताइए कि आप बहुत से अलग अलग विभागों में भी रहे और जिला कलेक्टर के रूप में भी आपसे सारे विभागों के एक प्रकार से मॉनिटरिंग आप करते रहे हैं। ब्यूरोक्रेट के बारे में एक बात खास तौर से कही जाती है कि कहा जाता है कि वो सारी चीज़ें एक साथ खुद कर लेता है, और सरदार पटेल ने कभी कहा था कि स्टील फ्रेम जो है देश का, जो है उसको ब्यूरोक्रेट को कहा जाता है। क्या मानते हैं आप कि ब्यूरोक्रेट किस तरह से बेहतर काम करता है अदर देन सीईओ से? जो है व्यास जी, मैं आपको करेक्ट करूँगा, खुद नहीं करता है ब्यूरोक्रेट। अच्छा ब्यूरोक्रेट वो है जो सबसे काम कराता है। चूँकि जो टॉप मोस्ट में जो बैठते हैं, चाहे सेक्रेटरीज हो, चाहे डिपार्टमेंट का हेड हो, HOD हो, या पुलिस का अफसर हो, ये सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशंस होती है। तो इशू ये है कि आपके पास अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में है, आपके पास करीब 1.25 लाख आदमी हैं, अगर इसमें से 10% आदमी काम नहीं करते हैं तो 12,000 आदमी आपके बेरोजगार बैठे हैं जी, है ना, और 5% नहीं तो 6-7 हज़ार बैठे हैं। सो द आइडिया इज़ कि हाउ यू कैन यूज़ देम। और अगर आप उनसे एक दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा काम निकालते हैं, एक दिन में 1.25 लाख घंटे काम एक्स्ट्रा निकलता है। सो दैट इज़ द वे यू थिंक एंड यू प्लान इट। तो उसको, इन सब चीज़ों को करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। इफ़ यू यूज़ द टेक्नोलॉजी, जैसे हमने कई विभाग में करा, मैं ICDS में था तो हमने वहाँ एक राजपोषण सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे करीब 1,70,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मंथली सैलरी डिस्बर्समेंट के जो घोटाले होते थे वो भी खत्म हो गए, और उसको सिस्टम इस तरह से ईजाद कर लिया कि उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किया है, जो मेरा करावा नहीं है, जो म्यूटेशन खोलने का सिस्टम, और पिछले 2-3 साल में अभी बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिव किया। 4 इंतकाल खोलना है, कोई आदमी मर गया तो पहले आप पटवारी को ढूंढते फिरते थे, फिर उसके बाद 35 दिन तक ग्राम पंचायत के पास पड़ा था, सरपंच को ढूंढते फिरते, कोरम होता था, ये होता था। अभी उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, पटवारी उसमें कमेंट डालेगा, सरपंच डालेगा, नहीं डालेगा सरपंच तो 7 दिन में ऑटोमेटिकली ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है। और इवन इफ रिजेक्ट भी कर देगा, कितनी बार करेगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये जो गुड गवर्नेंस ओवरऑल पिछले 10-15 साल में जो राजस्थान सरकार में आई है, इसमें एक बड़ा कारण जो है IT का रोल, और IT को लीड किया है कई सारे IAS अफसर्स ने अपने अपने फील्ड में किया है। तो कुछ में मैंने भी किया है, जैसे ICDS में करा मैंने, हेल्थ में इसी समिति तरह का एक राज हेल्थ पोर्टल हमने अभी जब मैं था, जब वहाँ साल भर काम करके एस्टाब्लिश किया।
तो वो 1.25 लाख लोगों को हमने उसमें पैनल करने का। स्कूल एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें मेरा सीधा रोल नहीं था, बट उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया। जो उनका साला दर्पण है, तो स्टूडेंट, टीचर्स और सब जो करीब 3 लाख टीचर्स उसके ऊपर है, तो उनका जो मॉनिटरिंग, अगर एक आदमी से हम, अगर मैंने कहा ना आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा निकलवा देते हैं काम का दिन में, तो एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट में अकेले में 1.25 लाख घंटे पर डे होता है। सो दैट मेक्स ए important manager or management system. So we should work on the system developments. How strong system we develop in the government. तो उसके बाद आप चले गए, मैं चला गया, तो नेक्स्ट पर्सन उसको और आगे ले जाएगा, तो वो सिस्टम काम करेगा। अच्छा डॉक्टर जी, एक बात और बताइए, जब आप बात कर रहे थे मुझे कौन रात से बात में कि सुशासन का जो मूल मंत्र हम लोग कई बार कहते हैं कि बहुत से लोगों से काम करना भी होता है, साथ में बहुत बेहतर सेवाएं जो हैं कैसे पब्लिक तक पहुँचे ये भी होता है। मैंने देखा है निरंतर आपको काम करते हैं, और ये देखा है कि बिना किसी तनाव के जो है बहुत से बड़ा असाइनमेंट कई बार आता है और बिना किसी तनाव के आप जो है सहज रूप में हो जाता है। इसका क्या कॉज है, किस तरह से इस रूप में सहजता में? कई बार तो ऐसा तनाव हो जाता है, बड़ा आपदा कोई आ जाती है या कोई बड़ा टास्क होता है तो घबरा से जाते हैं लोग, लेकिन मैंने देखा है कि आप बिल्कुल सहज रूप में मुस्कुराते हुए जो है काम करवा लेते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादातर पोस्टिंग्स और प्लेसमेंट भी ऐसे ही मिले हैं जी, जहाँ तनाव और काम ज़्यादा रहा हो। अच्छी बात यह है इसमें कि एक तो आप, इफ़ यू आर गुड टीम लीडर, अगर आप अच्छे एक टीम के लीडर हो, अपने लोगों पे विश्वास करते हो, उनको मौका देते हो, तो मैं समझता हूँ आपके जो साथ काम करने वाले अफसर और वो है 80% पीपल आर वेरी गुड, और उनको थोड़ा प्रेज करते हैं, आप उनकी तारीफ़ करते हैं तो वो अपना मैक्सिमम देते हैं। मुझे एक सेंटेंस याद है, जब मैंने पाली में कहा था, मैंने मीटिंग रखी थी गिरदावर की, गिरदावर जो ILR होता है पटवारी से ऊपर, और नायब तहसीलदार की, जिले के सब। मैंने बोला कि ये कहा भी तुमने जो है और हमने जीवन में अच्छे काम कितने किए मुझे पता नहीं, पर अपन बदनाम बहुत है पटवारी, और ये नहीं करते वो नहीं करते, 50 शिकायतें हैं। जीवन में ये मौका है कि हम अपनी गलती को सुधार करें। तो मेरे पास बाद में फीडबैक ये आया, उन गिरदावर ने ये कहा, साहब आज तक हमें किसी कलेक्टर ने हमसे आज तक जीवन में बात नहीं की, आपने हमको बुला के चाय पिला दी, बात की, तो अब हम काम करेंगे, और उन्होंने ये रिजल्ट दिया। एंड इतना ही कहा, मैंने मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं बैठा होगा उनके साथ, और चाय पिलाई होगी, बात कही होगी कि हमको ये करना है। वहीं का एग्जाम्पल बताता हूँ, पाली के वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स को बुलाया मैंने, मेडिकल ऑफिसर्स को। उस समय हमारी रैंक होती थी 29th, सभी प्रोग्राम की मिला के रैंक होती है, हेल्थ डिपार्टमेंट करता है, तो CMHO को डॉक्टर्स को बुला के मैंने बात की। मैंने कहा, डॉक्टर साहब क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि कभी पाली के जिले को भी फर्स्ट आना चाहिए हेल्थ इंडिकेटर्स में और परफॉर्मेंस? कैसे आप नहीं आ सकते? मैंने कहा, डॉक्टर साहब आ सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने 1 महीने रखी, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी होती है उसकी मीटिंग अध्यक्ष होते हैं कलेक्टर, फिर मैंने अगले महीने रखी, फिर उसके अगले महीने रखी। मैंने कहा, अब तुम रैंक देखो, सुधरेगी। और मैं ज़्यादा खास कुछ नहीं कहता, उसी में अपना प्रेजेंटेशन करता, मैं चाय वाय पिलाता डॉक्टर साहब को, और कि भाई डॉक्टर साहब अपना करना है, और जिन CSC PSC में कम होता है तो बताते हैं, छोटी मोटी उनकी मदद करते हैं। यू मे नॉट बिलीव कि 29th रैंक से शुरू होकर के 1 साल के अंदर वो 2nd रैंक पे आ गए। 2nd रैंक का पुरस्कार मिला, फिर हम लेने के लिए आए, और फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तब तो अगले साल फर्स्ट आ गए हो। क्या बात है। सो वाज द झालावाड़ केस में, CO था झालावाड़ में, तो वहाँ हम लास्ट के 2-3 में आता था झालावाड़, तो मैडम CM हुआ करती थी, तो वहाँ हमने कहा हमारा फर्स्ट 2-3 में आना चाहिए, और हर 2-3 महीने के बाद वो 3rd, 2nd, 3rd पोजीशन में आने लग गया। तो आता जब है कि जब आप अपनी टीम को एड्रेस करते हो, उनको मोटिवेट करते हो और उनमें विश्वास जताते हो। अच्छा डॉक्टर जी, एक चीज़ और मैंने देखी आपके साथ, मैंने भी काम किया इसलिए इस रूप में कह रहा हूँ मैं आपको, कि छोटी से छोटी चीज़ उसको बहुत आप उसमें माइक्रो लेवल पे आप उसको जाते हैं उस पर चीज़ जो है, कि एक बार देखा मैंने कि दोपहर में कोई व्यक्ति पानी दे रहा था पौधों को जो है, तो आपने टोक दिया था जो है, तो ये जो मंत्र जो है किस तरह से, क्या आपको क्या लगा इस तरह से? नहीं, मैं खुद किसान आदमी, मैंने खेती बाड़ी की हुई है जी। तो जो गर्मी के महीने में पानी दिन में नहीं दिया जाता है, अच्छा। जनरली 10 बजे के बाद से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो इसकी कोई साइंटिफिक वो है? हाँ, है ना जी, क्योंकि आपका टेम्परेचर 40-45 डिग्री होता है, और उसमें आप पानी दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इवोपरेट होकर उड़ जाएगा, तो आपका आधा पानी तो वैसे ही उड़ जाएगा। जी। तो इसलिए या तो सुबह जल्दी देते हैं किसान, या फिर शाम को देते हैं या रात को देते हैं पानी, गर्मियों में स्पेसिफिकली, गर्मियों में। सर्दियों में ये इशू नहीं आता है, तो वो पौधे को टिकता नहीं पानी, तो आपका इसकी एफिशिएंसी जो डाउन हो जाती है, तो फिर मुझे उस आदमी को हटाना ही पड़ा। अच्छा, दूसरा बात एक और मैं कह रहा था आपसे कि चूँकि आप राज्यपाल के सचिव के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं, और आपकी सेवाओं के बाद में एक बड़ी पहल ये भी हुई कि नैक एक्रेडिटेशन जो है विश्वविद्यालयों का जो है, उसकी पहल भी शुरुआत हुई है, और
नई शिक्षा नीति जो है उसको कैसे प्रभावी ढंग से जो लागू किया जाए, उस पर भी कार्य शुरू किया गया। उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी ने जो लागू कराई है जी, वो एक नई शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन है। मैं अगर कंपेयर करता हूँ इंटरनेशनल एजुकेशन सिनेरियो से और जो नए कॉन्सेप्ट्स उसमें लिए हैं, सो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल से अडॉप्ट किए हुए हैं। अब जरूरत है उसको क्रियान्वित करने की। तो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय हैं, उनका भी बहुत इंटरेस्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को करा जाए। तो उसमें कई सारे सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, फिर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है, फिर एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस है। सो देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट। तो उसमें से एक है कि गुणवत्ता सुधारने के लिए जो एक्रेडिटेशन है यूनिवर्सिटीज़ का हमारा, तो वो होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास अब 31 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान में है पूरे कंट्री में, देश भर में करीब करीब 100 के आसपास है, 98 या 99 यूनिवर्सिटीज़ हो गई प्राइवेट मिला कर गई। तो नैक एक्रेडिटेशन जो है उसका गुणवत्ता और उसके लिए है। तो उसके लिए भी लगातार जो गवर्नर मोदी कहते रहते हैं हम उसको फॉलो करते रहते हैं। अभी 5 यूनिवर्सिटीज़ हमारी ऑलरेडी ले चुकी है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोसेस में है। तो जो वीसी साहिबान और उनके जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं। इशू यही है कि हम उनको बुला के महीने 2 महीने में बात करें, उनको सपोर्ट करें, उनको क्या कर सकते हैं। तो दे ऑल आर वेरी विलिंग एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर ट्राइंग टू डू गेट इट डन। आपको लगता है कि एक बात कि आप कलेक्टर रहे, आप सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स में रहे, स्पेशल सेक्रेटरी भी रहे आप, ये जो सचिव राज्यपाल का पद है थोड़ा अलग ढंग का है, ये एक हाई ऑफिस का पद होता है और मैं समझता हूँ सब तरह का एक्सपोजर होना चाहिए। मैं स्टूडेंट भी रहा आईएएस रहते हुए 17-18 में 1 साल यूएस में, जहाँ 300 की क्लास में पीछे बैठते थे हम और 2 आईएएस अफसर और थे मेरे पास। तो वो भी अपने आप में एक बहुत शानदार अनुभव था पढ़ने का। इसी तरह से जो हाई ऑफिस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या गवर्नर्स, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। चीज़ों को बर्ड्स आई व्यू, जिसको लार्जर पर्सपेक्टिव कहते हैं, उससे देखने को आपको मौका मिलता है। तो वो जो होता है एक अपने आप में बहुत रिचनेस का अनुभव होता है एंड यू सी थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। एंड चूँकि ये आपका कनेक्ट बहुत सारे लोगों से होता है जो गवर्नमेंट में नहीं भी होते हैं, यू गेट लॉट ऑफ फीडबैक ऑल्सो। तो उसको आपको जो ये फीडबैक आपके सर्विस के रेस्ट ऑफ द पार्ट में बहुत यूजफुल होता है। अच्छा डॉक्टर पृथ्वी जी, एक बात और बताइए आपकी, आप इस समय में जब बहुत सारी चीज़ें आपने उपलब्धियां प्राप्त कर ली, बहुत सारे डिपार्टमेंट को आपने देख लिया, राज्यपाल सचिव के रूप में आप काम कर रहे हैं और हेल्थ फाइनेंस पर पीएचडी भी आप कर रहे हैं, ये कैसे आपके जैसे कि पीएचडी अब करनी चाहिए? पहले तो मैं व्यास जी आपको करेक्ट करूँगा, बहुत सारा मैंने कुछ भी नहीं करा है जी। ये जो है कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है, तो आपको करते रहना चाहिए। 1 सेकंड, मैं मजाक में कहता हूँ कि मैं हाउ टू बिकम इंटेलिजेंट कैसे बना जाए। कोई भी आदमी जन्मजात नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ के आप समझते हो कि आप होशियार हैं, टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आप सब हैं, आप गलत समझते हैं। आपको यूनिवर्सिटी छोड़े हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, आप 20 साल पहले टॉपर थे, आज नहीं हो। सो टू मेक योर सेल्फ रिलेवेंट, आपको रोज कुछ उनको सीखना चाहिए, रोज आपकी स्किल अपग्रेडेशन करनी चाहिए। तो आप कुछ भी पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे, साहित्य पढ़िए, आपको फिक्शन पढ़िए, नॉन फिक्शन बुक्स पढ़िए। आप अगर, मैं तो कह रहा हूँ, कुमार है तो बहुत अच्छे बर्तन बनाइए, उसमें नई नई डिजाइन करिए, सिरेमिक्स पे नया काम करिए। अगर आप खाती है तो आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप किसान हैं तो क्या क्या टेक्नोलॉजी डाल सकते हैं। और अगर आप नौकरी करते हैं और दूसरे कोई काम करते हैं तो आप उसको कैसे अपग्रेड करते हैं। जो इम्पोर्टेंट होता है इवोल्यूशन जो जीवन में होता है, उसके लिए क्यूरियोसिटी अंदर होना। आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है और आप कितना सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आप प्रयास करते जाएंगे, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, शायद आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरा 10th में 61% आए थे। आधी क्लास मेरे स्कूल की 61 बड़ी बात थी। नहीं, उससे मेरे से पहले एक हमारे मिलने वाले हैं, उनके 95% आए थे उसी स्कूल में। जी। वो आज उसी बैंक में बहुत सीनियर पोजीशन में है, एजीएम की पोजीशन में है वो, तो उनके 95 आए थे। तो आपका जो परसेंटेज क्या आता है ये फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कतई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप कितने साल से लगे हो। अगर आप पिछले 20 साल से कर रहे हो, 10 साल से कर रहे हो, अगर आप 3 महीने में 1 किताब पढ़ते हो तो साल में 4 पढ़ लेते हो, और महीने में 1 पढ़ते हो एक्स्ट्रा किताब कोई भी, और कोई एक्स्ट्रा 1 काम करते हो तो साल में 10 कर लेते हो, 12 कर लेते हो, और वो 10 साल में 100 हो जाती है। और 20 साल में इसी आलोक में एक प्रश्न और करना चाहूँगा आपसे कि आप जब ये बता रहे थे कि इतनी सारी किताबें अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे रिसर्च जर्नल जो है आपके इंटरनेशनल उसमें पब्लिश होते रहे जर्नल में जो है,
तो रिसर्च पेपर लिखने के लिए फिर टाइम कैसे निकल जाता है इस व्यस्तता भरे समय में? मेरा जो रिसर्च का टॉपिक है वो काफ़ी लिमिटेड है, मेरा हेल्थ फाइनेंस और उससे रिलेटेड ही है। तो चूँकि मैं साल भर तो वहाँ यूएस में रहा था, तब रहा था, फिर जब मैं आया यहाँ तो 2 महीने तक गवर्नमेंट ने मेरे को एपीओ रखा, तो मैंने रिसर्च पेपर ही लिख दिए। मैं गवर्नमेंट को ये कहने टाइम का उपयोग करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये कहने नहीं गया कि मेरे को पोस्टिंग दे दे। जी जी। फिर मुझे बीच बीच में जब सरकार थोड़े कम काम की पोस्टिंग देती है, मतलब 10 से 6 की काम की होती है, तो उस समय आप ईजी होते हो, उस समय काम करते हैं, वीकेंड से आपको मिलता है। अच्छा, रिसर्च पेपर आप क्या लिखोगे? आप मान लो एक रिसर्च पेपर आपको लिखना है, लेकिन इंटरनेशनल जर्नल में कोई छपता रिसर्च है, उसका महत्व अलग होता है। 50 आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। जी जी, क्योंकि बहुत एक आर्टिकल 10-15 पेज का होता है। अगर आप एक दिन में एक आर्टिकल पढ़ते हो तो 50 दिन में आपने पढ़ लिया। इफ़ यू राइट आधा पैराग्राफ, एक पैराग्राफ एक दिन में लिखते हो, 20-30 पैराग्राफ एक आर्टिकल हो जाता है, तो 20 दिन में आप पूरा लिख सकते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर एक बाथरूम की टूटी खुली रहती है, एक एक बूंद पानी गिरता है, तो 24 घंटे में 90 लीटर पानी गिर जाता है। सीधी सतत जो है ना, कॉन्टीन्यूस प्रक्रिया है वो किसी भी काम में। आप अगर सुनार है तो आपकी रिफाइनमेंट की, अगर आप कुक है तो उसको खाना इम्प्रूव करने की, अगर किसान है तो आपको उसको आपकी फसल को कैसे और अच्छा करने की कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है, वो आपको दैट मेक्स यू मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप कुक की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे जानने खास तौर से याद आई ये बात जो है कि पृथ्वी फूड स्टूडियो, आपका खुद का जो पृथ्वी फूड स्टूडियो है, फूड के बारे में कहा जाता है एक्सपर्ट है आप जो फूड के बारे में, जो है थोड़ी सी इसकी जानकारी। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ये है कि जीवन में आपका जो शौक होता है, आपका एक मूल काम होता है, उसके अलावा आपका शौक कुछ होता है, उसको जिंदा रखना चाहिए। कहते हैं कि शौक अगर जिंदा रखते हो तो आप जिंदा दिल भी रहते हो, आप यंग फिट और जवान भी रहते हो। जवान मतलब बीमार नहीं पड़ते हो, आप फिट रहते हो और आप खुद को ठीक अच्छा महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके लिए आपका कोई भी शौक, एक्स्ट्रा शौक, अगर शहर में है, छोटी मोटी गार्डनिंग करते हैं, किताब पढ़ते हैं, जॉग करते हैं, जिम जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सेवा का काम करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग, वो भी एक शौक है आपका। भजन संगत में जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, तो कोई ना कोई शौक जिंदा रखना चाहिए। तो मेरा भी एक शौक है कुकिंग का, और जो कि मैंने मजबूरी में सीखी थी। अच्छा, मजबूरी में कैसे सीखी थी? मजबूरी में इसलिए सीखी कि जब 10th के बाद हम गांव से शहर में आ गए तो 2-3 साल तक खुद को खाना बनाना पड़ा था, तो तब सीखी। और घर पे चूँकि बहुत सारे मेंबर थे तो मदर की मदद करने के लिए, बड़ा परिवार था, तो होली दीपावली उनके साथ खाना मिला के बनाते थे। अब मुझे 300 से ज़्यादा तरह के खाने बनाना आते हैं। अच्छा, 300 से ज़्यादा तरह के? हाँ, मैं पानी पतासे से लेकर के गुजराती फाफड़ा से लेकर और आपके जो आप कह देंगे गुलाबी हलवा से लेके जलेबी तक सब। ये जहन में कैसे है कि पृथ्वी फूड स्टूडियो बनाया जाए? ये मेरे घर के पीछे सरकारी आवास में बना हुआ है ऐसे ही। तो जस्ट क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग के कोर्सेस होते हैं, तो लोग जाके पढ़ते हैं। अब जैसे मैं मेरे गांव में था पिताजी के साथ, तो पिताजी हमको खेती में काम कराते थे। हमारे यहाँ लहसुन, प्याज, टमाटर, बैंगन, धनिया, पुदीना, मेथी, ये सब होते थे। वीकेंड में सैटरडे संडे को एक बार गांव का नाम और बता दे थोड़ा सा। मेरा गांव बिंजवाड़िया है, जोधपुर में, जो अब तिवरी तहसील में, पहले होशियार तहसील होती थी। तो खेतीबाड़ी में हम साथ जुड़ते थे, और सैटरडे के शाम को हम उसको बेचने के लिए मंडी आते थे। सवेरे ये छोटा ट्रक पड़ोसी खेत वालों का आता था, उसके साथ बैठ के बेच के मंडी में पैसे लेके फिर जाते थे। तो मुझे किसी एक आई अफसर ने बताया कि उसका बेटा 11th-12th में एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करा। मैंने कहा हम तो 7वीं 8वीं में हमारे पिताजी ने करा दिया था। और जब मैं मंडी इसका एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी था, तो मैंने हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का अफसर से पूछा, मैंने कहा तुम में से मंडी के प्लेटफॉर्म पे कौन सोया है? और एक 2 फीट की प्लेटफॉर्म के नीचे गली होती है, उनमें से कितने लोग निकले हैं? क्या साहब नहीं निकले। मैंने कहा मैं 100 बार निकला हूँ। उसके नीचे उसका पेड़ी होती थी, तो जोधपुर मंडी की बात बता रहा हूँ। सो दैट गिव्स यू कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, कैसे बेचता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो यू कैन फ्रेम बेटर पॉलिसीज। और हमने बहुत सारे किए उस मार्केटिंग बोर्ड में भी, करीब 500 करोड़ के आसपास सब्सिडी बटाई और वैल्यू एडिशन उसमें कराया। तो वो जो एग्रीकल्चर और वो जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, तो आप फूड स्टूडियो की बात कर रहे थे। जी। तो अब मेरी बेटी तो जा नहीं सकती, वो यहाँ रहती है, तो हमने कहा कुछ उसको सीखना चाहिए। तो उसको कुछ खाना पसंद नहीं आता। बीकानेर में उसका एक बार पेट खराब हो गया, पानी पतासी खाई बाहर की। तो हमने एक बुलाया पानी पतासी वाला, वो एक अरोड़ा पानी पतासी वाला, वो 200 तरह की पानी पतासी बनाता है। ही केम भर के बैग संडे को बुलाया, भाई पतासी खिलाना। वो लेके आया, साहब खाओ। मैंने कहा नहीं ये नहीं करना, अपन तो खुद बनाएंगे, तुम मुझे सिखाओ। तो फिर उसके साथ मिलके सीखी। तो ऐसे ही जहाँ मैं जिन जिलों में रहा, तो उनसे मैं सीखता था। अब तो यूट्यूब और बहुत सारे हो गए।
फिर बच्चे को खिलाने के चक्कर में सीखे। फिर चूंकि मैंने कहा एंटरप्रेन्योरशिप वो कैसे सीखे, तो मैंने बच्चे के लिए मैंने कहा अपना फूड स्टूडियो बनाते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग बनाते हैं, हमारा अपना पैकेजिंग भी है, उसको कैसे करना चाहिए। तो दीज आर बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। अगर किसान का बेटा उसके साथ 2 घंटे खेत करता है, काम में जाता है, छोटी मोटी मदद करता है, देखता है, वो बाल मजदूरी और वो नहीं है, वो उसको ऑब्जर्वेशन से सीखता है जी। अगर कुम्हार का बच्चा उसके साथ बैठ करके देखता है तो बहुत सारी चीज़ें वो देख के बनाना सीख जाता है। सुतार का बच्चा सीख जाता है। तो जितनी भी आर्टिसन क्लासेस है करीब 35 तरह के, तो वो सब देख करके सीखते हैं और छोटा छोटा करके सीखते हैं। तो ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं इनको खत्म नहीं करना चाहिए। इसी आलोक पे एक बात और कर रहा हूँ कि आप फूड हेरिटेज से भी जुड़े हुए उस पर, तो क्या श्री अन्न की खास तौर से बात की जाती है, और जो इनिशिएटिव भारत सरकार का जो रहा उसमें ये भी रहा कि उसको यूनेस्को ने मान्यता दी है, लेकिन श्री अन्न के रूप में भी केवल बाजरी कुछ एक मोटे अनाज की बात, लेकिन आपके मुंह से कई बार सुना है कुछ अलग तरह के अनाज की बात भी आवाज़ सुनी है। मेरा जो, मैं चूँकि राजस्थान का हूँ, मैं आई एम प्राउड ऑफ बीइंग राजस्थानी जी। मुझे अपने आप को राजस्थान का कहने में बहुत गर्व है। और मुझे लगता है कि हमारा जो फूड का जो कल्चर है, फूड हेरिटेज है, खासकर जो राजस्थान का और इंडिया का भी, स्पेशली राजस्थान का, काफ़ी वेरिड है। और ये क्राइसिस फेज से गुजर रहा है। अगर हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे। तो इसलिए हमने 5 साल पहले एक रॉयल हेरिटेज सोसाइटी भी बनाई, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। काम हमारा ये है कि जो मिडवेल फूड है, जो हमारे जो ख़त्म होने वाले फूड हैबिट्स हैं, या जो फूड के कल्चर्स हैं, क्यूजाइंस है, नॉट ओनली द फूड, द यूटेंसिल्स है, पकाने के मेथड हैं, पकाने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे धुंगार देते हैं सब्जी में, अब धुंगार कितने लोग देते हैं, बहुत कम लोग देते हैं, उसमें एक सुगंध सी आ जाती है। हाँ, तो जिसको धुंगार को बोलते हैं स्मोकिंग। अभी अपन राजभवन में जो फूड स्टूडियो बना रहे हैं, उसमें एक स्मोकिंग चैम्बर बना रहे हैं। प्रोबेबली आई थिंक वो पहला चैम्बर होगा राजस्थान का जो बनाने का। तो कई तरह के फूड टेक्निक्स होती है, और अनाज भी होते हैं। अभी आप देखेंगे मेडिकल लिटरेचर में या पढ़ेंगे, आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो डायबिटीज के जो केसेस बढ़े हैं, उसमें बड़ा रोल रहा है जो हरित क्रांति के बाद चावल और गेहूं की जो इनटेक बढ़ा है, तो उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ता है। क्योंकि ये दोनों प्रोसेस फूड के जैसे ही है, मतलब फुल स्टार्च है, तुरंत ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, और फाइबर कम होते हैं इनमें, बहुत कम होते हैं, प्रोटीन भी नहीं होता है। तो जैसे जैसे ये ज़्यादा लेते हैं तो हमारे डायबिटीज़ के, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ने लगे। ये बड़ा संयोग भी आपके साथ कि आप चूँकि MBBS भी हैं, तो एक इस नज़रिए से भी देखते होंगे इस फूड को। जो जैसे हमारे पुराने जो खाना था, जैसे बाजरा, मक्का, आपके क्या कहते हैं, कोदू होता है इधर अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा में, रागी जो है, रागी थोड़ी बहुत इधर भरतपुर और इधर भी होती है, ज़्यादा सदर्न इंडिया में होती है। ज्वार, तो मेरे ख्याल से अभी हमारे बच्चों को अनुभव ही नहीं कि ज्वार की रोटी खाई। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए आप, मैं खास तौर से मेंशन करूँ उस बात को कि मैंने देखा है कई बार आपको कि बहुत सारी किताबों का जिक्र आप करते रहते हैं, और बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी हुई है। तो ये जो रुचि आपकी पढ़ने की जो है, इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, मैंने बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी है जी। मैं तो कम ही पढ़ता हूँ, 2-3 महीने में एक किताब पढ़ता हूँ, पर बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ। 2-3 महीने में एक किताब भी बड़ी बात होती है, पर बहुत सालों, मैंने कहा ना जी, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप 3 महीने में एक पढ़ ले, पर सालों पढ़ते रहे तो अपना आप बहुत सारी हो जाएगी। इसे पावर ऑफ क्यूमुलेटिव, तो वो आपका हो जाएगा, आई विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट। एक अच्छी ट्रिक होती है किताब पढ़ने, पढ़ करके डालने के बजाय यू कीप ए डायरी। जो किताब पढ़ते हैं उसका 10-15 पेज में आप समरी लिखें। इफ़ यू राइट डाउन द समरी, तो वो किताब आपके दिमाग में और जहन में परमानेंट हो गई। कभी आपका मानस बना कि यार मैंने कुछ कैसा पढ़ा था, इससे रिलेटेड पढ़ा था, तो आप उसको हेल्थ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ा तो आप निकाल के देख सकते हो। आप साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में कभी आपने पढ़ा तो आप उसको निकाल के देख सकते हो। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या ह्यूमन बिहेवियर या डिसीजन मेकिंग के बारे में मेरे अजीब तरह के टॉपिक्स हैं, तो मैं उस तरह के पढ़ता हूँ जो मेरे यूजफुल है, बट वो दे आर वेरी यूजफुल, तो मैं उनको निकाल के देख सकता हूँ ऐसे। क्योंकि फिलॉसफी में मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें आपसे, साइकोलॉजी, ये फिलॉसफी और उसमें ज़्यादा पढ़ता हूँ, बिहेवियर। जी। और क्या रुचि आपकी? फिलॉसफी से लाइक अपन जिसे पढ़ते हैं मार्कस ऑरेलियस की 2000 साल पहले की। मार्कस ऑरेलियस ग्रीस का राजा था। आप क्या कहते हैं, सेनेका की पढ़ें आप इस तरह की जो फिलॉसफी है। हम जब ये वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी को कंपेयर करते हैं, देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू लर्न। आपका सोचने का दायरा है जो वो बड़ा होता है और बड़ा हॉरिजॉन होता है।
अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ें की, उसके साथ में एक बात और मान, यूथ जो है अभी जो है उसको क्या मोटिवेशनल मंत्र देना चाहेंगे आप जी? मेरे ख्याल से जो हमारा यूथ है वो ऑल इक्विप्ड है एंड वेरी मच दे आर एम्पावर्ड, दे हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन and they have access to the good education, they have access to the good system. The only thing fundamental principle वही रहेंगे, अगर आप लगे रहें कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहें सतत इम्प्रूवमेंट के, और इम्प्रूवमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द योर यूथहुड और नॉट लिमिटेड टू योर कॉलेज स्कूल. इवन अगर आप सेकंड ग्रेड स्टूडेंट भी हैं आपको कत्ते घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एजुकेशन और मार्क सिस्टम है मैं उसको वैलिडेट नहीं करता. वो तो सिर्फ आपकी मेमोरी के बेस के ऊपर है. बहुत बढ़िया. इफ यू गॉट ए गुड मेमोरी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे. पर मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या मंत्र किया जा सकता है? कोई जरूरी नहीं मेमोरी बढ़ाने की. अब तो मेमोरी बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है. अब तो मेमोरी एक्सटर्नलाइज कर लेते हैं. मोबाइल नंबर नहीं, आपको नहीं लगता कि मोबाइल में मेमोरी लुप्त भी होती जा रही है? कि पहले याद रहती थी बहुत सारी चीजें, अब आप बार बार देखते हैं. मेमोरी का इश्यू नहीं है अपने को, इश्यू है क्यूरियोसिटी, इश्यू है किसी चीज को एक्सप्लोर करने की. वो आदत होनी चाहिए. मेमोरी तो आपकी कंप्यूटर में रह सकती है, डायरी में लिख सकते हो, मोबाइल में सेव कर सकते हो. मेमोरी अब आपको नहीं चाहिए. हाँ, क्लाउड पे सेव हो जाती है, इंटरनेट पे गूगल से सर्च कर सकते हो और किसी सर्च इंजन से कर सकते हो. तो यू डोंट नीड मेमोरी नाउ, यू नीड कि आपको खोजने की आदत हो, क्यूरियोसिटी हो. अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप चीज़ें खोज लोगे. एंड देन थोड़ा करने का डिटर्मिनेशन हो, और उस इन दोनों को करेंगे तो पसीना निकालने की आदत हो, जो हार्ड वर्किंग की हो. जो सीखना आपको है वो ये सीखना है. दूसरा आपका जो सीखना है वो सॉफ्ट स्किल्स है, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप कैसे चीज़ों को लोगों को कन्विंस करते हैं. वो आपकी मार्केटिंग वैल्यू बढ़ाएगी. डिग्री और पीएचडी वॉन्ट डू मच. इवन अगर आप फॉरेन से भी डिग्री लिया है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. फर्क तो जब पड़ता है कि आप क्या सीख के आते हो, चीज़ों को कैसे करते हैं, किस समय कैसे उपयोग करते हैं उसका. हाँ, कई बार कहते हैं कि विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली. तो जीतने वाले जो है चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं. अच्छा डॉक्टर प्रसाद, एक बात, अभी सिविल सर्वेंट डे जस्ट हम लोगों ने मनाया था जो है, और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका ऐसा माना जाता है कि ब्यूरोक्रेट की खास भूमिका रहती है उसमें जो है. तो कैसे सुदृढ़ देश को करें, विकसित भारत का जो संकल्प है उसको किस रूप में सिविल सर्वेंट जो है उसको सफलीभूत कर सकते हैं, उसमें आप क्या मानते हैं, क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए? देश को सुदृढ़ करने में तो हम सबकी भागीदारी रहती है. क्योंकि सिविल सर्वेंट ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है. अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर है, तो ड्राइवर की ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़्यादा चौकस रहने की है. और दूसरा सिविल सर्वेंट है जो, और सिविल सर्वेंट इंक्लूड्स ऑल, IAS से लेकर के नीचे का टीचर, ग्राम सेवक, पटवारी, ये सारे सिविल सर्वेंट हैं. अपना अपना लेवल है. वी ऑल आर सिविल सर्वेंट. सिविल मतलब जनता के सेवक हैं. तो हमारी अपनी सबकी अपनी जिम्मेदारी है. तो चूंकि हम उस चीज़ में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ट्रेंड है, तो वी आर बेटर इक्विप्ड. तो इसलिए हमारी वो जिम्मेदारी है. तो आप क्या लगातार ऐसे इंटरव्यू लेते रहते हैं, बीच में कोई और भी बात करते हैं? जनता बोर नहीं होती है आपके लगातार इंटरव्यू से? जी जी. अच्छा, एक बात बताइए प्रसाद जी कि अभी जस्ट यूपीएससी का रिजल्ट आया और उसमें बहुत सारे यूथ आए भी हैं. उसमें सुशासन की बात हम लोग करते हैं, तो वो जो नए जो IAS जो आए हैं, अखिल भारतीय सेवा में, दूसरी सेवा में जो आए हैं, उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके? मेरे ख्याल से उनके लिए तो पूरा ट्रेनिंग सिस्टम भारत सरकार का भी बना हुआ है और ऑलरेडी वो मोटिवेटेड होते हैं. इशू ये नहीं है कि आप जो आ रहे हो उनको कैसे मोटिवेट करें. इशू ये है कि आप अपने आप की हैबिट्स कैसे बनाते हो. दो चीज़ें हैं, एक होती है मोटिवेशन, एक होता है हैबिट. अगर आप मोटिवेशन, किसी को मोटिवेट करोगे तो कुछ समय तक के रह सकता है मोटिवेशन, लेकिन आपने हैबिट बना दी. किसी को कह दिएगा आपको वॉक करना है रोज 5 किलोमीटर, 3-4 दिन 10 दिन मोटिवेट कर दिया, हेल्थ ठीक हो जाएगा, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं वर्क करेगा. जी जी. लेकिन आपने हैबिट बना दी कि मेरे को तो ये करना ही करना है, कि जब तक मैं वॉक नहीं करूंगा, जब तक ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा. आपने उसे लिंक कर दिया. तो जिस दिन नहीं करो उस दिन ब्रेकफास्ट स्किप करो, तो आपको दोपहर तक भी रहेगा हाँ मैंने आज नहीं की. तो आपके दिमाग में एक सेट होएगा. कोई भी चीज़ करनी है, डोंट डिपेंड मच ऑन मोटिवेशन, डिपेंड ऑन मेक ए हैबिट. जैसे बचत की, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है महीने की,
तो मेरे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पैसे नहीं बचा सकता हूँ। इसमें से 10% ही बचाए, 5% ही बचाए, जी जी, और अगर मेरी लाख रुपए हैं तो भी 5-10% बचाए, लेकिन कितने लंबे समय तक बचाता है। जैसे जैसे समय जाएगा वो मल्टीप्लाई होएगा, तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट आता है वो टाइम के साथ आता है। सो इज द हैबिट। और जो आदत है कोई काम करने की, सुधरने की, तो वो आपको आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा इनको तो सफल होने की आदत है, ऐसा ये वकील साहब को तो आदत है केस जीतने की। हम कहते हैं ना कुछ वकील बहुत अच्छे होते हैं, वो हर केस जीत के आते हैं क्योंकि वो बहुत तैयारी करके जाते हैं, चीज़ों को समझ के जाते हैं, वो अपनी बात उस तरह से रखते हैं, तो उनको जीतने की आदत है। ऐसा इसको तो हमेशा फर्स्ट रहने की आदत है। ये नहीं कहते कि उसका फर्स्ट रहने का मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आदत है, हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट कैसे फॉर्म कर सकते हो आप किसी भी चीज़ की? खाने की हैबिट है तो उसको किसी न किसी चीज़ से लिंक करें। अच्छा पृथ्वी जी, आप अलग अलग विभागों में जो रहे, लेबर में भी आप रहे, हॉर्टिकल्चर को भी आपने डील किया, मेडिकल एंड हेल्थ तो आपका वो रहा ही है विशेष खास तौर से, जो है कलेक्टर के रूप में भी आपने किया। कहाँ आपको ऐसा लगा कि चुनौतीपूर्ण भी था और कहाँ ऐसा लगा बहुत उसमें आपने एंजॉय किया उसको? जो है कोई ऐसा कोई वाकया जो इस तरह का जो है साझा करें? मेरे को तो ज़्यादातर चुनौतीपूर्ण ही मिले। जी जी, मैं जहाँ गया वहाँ पे मुझे घर नहीं मिलता है, घर बनाना पड़ता है, गाड़ी नहीं मिलती, ऑफिस नहीं मिलता है। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ। मैं झालावाड़ सीओ था तब भी हुआ, मैं जब एसडीओ लगा सांगोद में तब भी हुआ, फिर मैं प्रतापगढ़ कलेक्टर लगा तब भी हुआ। सो मुझे कलेक्टर अचानक वो जाके बोलते हैं कि तुम कलेक्टर हो और आज कल जाके झंडा पहनाना 26 जनवरी को, 2008 की बात है। मैंने कहा साहब ऑर्डर तो नहीं आया? कि नहीं, ऑर्डर तो आपको बाद में मिलेगा। अच्छा। सो एक दिन बाद ऑर्डर मिला, पर आपको जाना है। साहब गाड़ी वाड़ी, जो कलेक्टर फर्स्ट कलेक्टर था तो आपके पास कुछ भी नहीं था। गाड़ी तो कैसे, गाड़ी आप यहाँ पूल से ले जाओ, जयपुर में पोस्टिंग थी मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और आपके एसपी है शिवलाल जी, उनको आप रास्ते में से ले लेना। तो एसपी बेचारे वो भी ऐसे आए। तो अब वहाँ गए तो अब मैं गया तो मेरे पास रास्ते में से फ़ोन आया, हमारे नीचे एडीएम बैठते थे और तो कोई था नहीं। साहब आप कहाँ रुकेंगे? मैं क्यों भाई, कैसा वहाँ कोई कमरा गेस्ट हाउस वगैरह कुछ नहीं, एक ही कमरा पीडब्ल्यूडी का। तो हम गए, फिर वहाँ गेस्ट हाउस में फॉरेस्ट में रुके, फिर उसको डेवलप किया। तो आदमी कोई नहीं, कोई न पीए, न ड्राइवर, न गाड़ी, न घर, कुछ भी नहीं। कलेक्टर के लिए ये तो सोचो आप, लेटर पैड और सील भी जाके बनवानी पड़ी। तो वो इट्स नॉट चैलेंजिंग, इनफैक्ट मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। जी जी, और हमने सारे बनाए, मैंने लैंड भी अलॉट कराई, गाड़ियाँ भी खरीदी, स्टाफ भी लाए, टेलीफोन भी मैंने लगाया, टेबल कुर्सी भी मैंने खरीदी। जी जी, तो और ऑफिस भी जाते एक जगह बैठ गए और फिर 3-4 दिन में उसको तैयार करके, तो यू हैव टू स्टार्ट इट। तो वो एक अनुभव होता है, वो एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर हमने वहाँ पानियाँ बनाने सीखे। जी, सफ़ेद मक्की के पानियाँ बनते पत्ते के अंदर, उधर अपने इसको कांठल बोलते हैं उस एरिया को, जी जी, जो प्रतापगढ़ और इसके आसपास का मध्य प्रदेश का एरिया, जो जी, बहुत टेस्टी पानियाँ बनते हैं सफ़ेद मक्की के अंदर। अभी भी गुजरात में उधर मिलते हैं, तो कंडे के अंदर सेक करके दूध के साथ खाते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं पानी। अच्छा, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे आप। फाइनेंस बड़ा महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है कि सारे लोगों को जो है फाइनेंस उपलब्ध कराना और किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए। मैं फाइनेंस में 4 बार रह लिया। मैं डायरेक्टर स्टेट इंश्योरेंस में उसमें रह लिया मैं, फिर मैं बहुत पहले जीएस रह लिया फाइनेंस एक्सपेंडिचर में, फिर मैं फाइनेंस सेक्रेटरी रेवेन्यू रहा 2 साल करीब, और फिर मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बजट भी रहा। जी जी, सो फाइनेंस जो है इम्पोर्टेंट इशू रहता है स्टेट के लिए, क्योंकि फाइनेंस में जब रेवेन्यू हम रेज सफिशिएंटली कर पाते हैं और ग्रोथ दे पाते हैं, तभी हम बाकी इनको फाइनेंस कर पाएंगे। नहीं तो कैसे कर पाएंगे? जैसे मैं एग्जांपल दूं, फिर मैंने उसी में से एक हेल्थ को जो कैसे फाइनेंस करें जी, उसके ऊपर काफ़ी काम किया। मैं यूएस गया जब भी वही काम किया, मेरा स्टडी और अभी रिसर्च टॉपिक भी मेरा पीएचडी का वही है कि फाइनेंस 2 तरीके से होता है। एक तो हम टैक्सेशन से लेकर के पैसा इकट्ठा करते हैं गवर्नमेंट, और वो हम पैसा स्कीमों में डालते हैं। ये ईजीएस्ट मोड है, और उसकी एक लिमिटेशन भी है, कहाँ तक टैक्सेशन रेज कर सकते हैं और रेवेन्यू बेस कैसे बढ़ाएं। दूसरा, हमको ग्रांट मिलती है, लोन लेकर के फाइनेंस का पिचिंग करते हैं। अभी थर्ड होता है जो इनोवेटिव मेथड्स हम कैसे काम ले सकते हैं जी, जैसे उसका जो है आप मार्केट से फाइनेंसिंग करते हो, लिवरेजिंग करते हो, वो कैसे करें। जो हेल्थ के अंदर बात करें हम, सो फाइनेंस देयर आर 2 एस्पेक्ट, एक तो गवर्नमेंट का फाइनेंसिंग, एक इंडिविजुअल का फाइनेंसिंग। तो आप हेल्थ केयर को अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपकी हेल्थ केयर कैसे फाइनेंस हुए। तो जैसे करीब करीब 22-23 हज़ार करोड़ रुपए राजस्थान सरकार सालाना मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट और इसको देती है टू रन एंड
सब सेंटर से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक, हॉस्पिटल तक रन करने के लिए, और स्टाफ की सैलरी और सब में ये पैसा जाता है जी। तो ये तो आपकी, जैसे आपने कार खरीद ली है ना, तो कार का ड्राइवर का पैसा दे दिया, कार का दे दिया, पेट्रोल का दे दिया, कार का अपकीप का दे दिया, अच्छा करा, बस खरीद ली, अच्छा करा। असली फायदा कब है? जब उसके अंदर सवारी बैठ रही है, उसको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट का फाइनेंस का असली इम्पैक्ट कब है? सिटीजन को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो आप हेल्थ में खर्च कर रहे हो, ये आपका इनपुट है, आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, जो जनरली गवर्नमेंट में काफ़ी कम एम्फेसिस रहता है। तो लाइक ये जो माँ योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको पहले हम चिरंजीवी कहते थे, जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये आउटकम वाली योजना है जी जी। तो आपने अगर इंश्योरेंस कर दिया, जो लास्ट टेंडर में नहीं कराया था इसका इंश्योरेंस का, तो अभी करीब अभी रिसेंट में हुआ, तो 2300 रुपये में एक परिवार को, हम 4 लोगों के परिवार को 1 साल तक पूरा हेल्थ इंश्योरेंस एश्योर कर रहे हैं, और राजस्थान में 90% परिवार कवर कर रहे हैं। भारत में किसी भी राज्य में ये लेवल नहीं है, और ये जो इंश्योरेंस का लेवल है वो जर्मनी के बराबर है जी जी। यूरोप में जर्मनी देश के बराबर है। तो वो अफोर्डेबिलिटी फाइनेंसिंग की कैसे है? सो फाइनेंसिंग इज फ्रॉम 2 एस्पेक्ट। एक पैसा इकट्ठा करना लाला की तरह दुकान पे बैठ के या टैक्स इकट्ठा करके कमा के, वो तो एक पार्ट है। द सेकंड पार्ट, लोगों की नीड कैसे रीफाइनेंस हो। सिमिलरली जैसे आपको बच्चे को मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाना है, तो नंबर ऑफ सीट बढ़ाइए आप, तो सरकार दे रही कुछ तो सब्सिडी, लेकिन अगर आप और मैं या और कोई दे सकता है फीस, तो उससे हम फीस ले लें जी, कम ले लें। प्राइवेट वाला 100 रुपये ले रहा है, तो सरकार उसको 30-40 रुपये में दे दे, तो वो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन हम इतने खोल पाए। तो हम राजस्थान पूरे इंडिया में पहला बन गया है जहाँ हर जिले में नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हो गए, क्योंकि हम उसको हेल्थ सेक्टर को फाइनेंस करा पाए। डॉक्टर साहब, समय के साथ एक बात और संक्षेप में पूछूंगा कि आपकी हॉबी जो है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आ गई साथ में, जो है क्या ऐसा चीज़ रह गई है जो आप करना चाहते हैं अभी भी जो है? मैं ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, मैं सब तरह करता हूँ। मैंने हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी, तो लंबे समय तक एकेडमी में भी की, बाद में भी की। मैंने डीप डाइविंग भी की, शिप क्रॉसिंग भी की। अभी लास्ट मंथ में बंजी जंपिंग के लिए नाथद्वारा चला गया, ऊपर चढ़ के फिर वापस नीचे उतर के आ गए। तो ये जो रिस्क टेकिंग जो एडवेंचर्स होता है, ये करते रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर पृथ्वी ने हम लोगों से साझा की, और ख़ास बात आप लोगों ने इस बात को भी महसूस किया होगा कि डॉक्टर पृथ्वी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी जा सकती है। जब बात करते हैं तो कितने सारे आयाम जो उद्घाटित यहाँ पर हुए हैं, और हमारे यहाँ पे उपनिषदों में कहा गया है चरैवेति चरैवेति, जो सभ्यताएँ चलती रही उन्होंने विकास किया, जो कहीं थम गया उसका विकास भी अवरुद्ध हो गया। पानी एक ही जगह पड़ा रहता है, सड़ांध मारने लगता है। इसीलिए बुद्ध ने भी कहा चरत पिकवे चरत, भिक्षुओं चलते रहो चलते रहो। अगली बार फिर किसी शख्सियत से आपको अलबेलो राजस्थान में मुलाकात करेंगे डॉक्टर पृथ्वी की तरह। आप सभी इसी तरह जुड़े रहें अलबेलो राजस्थान से। नमस्कार।